आधुनिक आवर्त सारणी क्लास 10 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इस आवर्त सारणी को हेनरी मोजले ने बनाया था। सबसे पहले आधुनिक आवर्त नियम को पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सभी तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्याओं के क्रम में सजाएं तो देखा जाएगा एक निश्चित अवधि के बाद एक जैसे तत्व की आवृत्ति हो रही है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम, इन दोनों को हम लोग प्लेस कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं कि जो तीसरा तत्व है उसका गुण हाइड्रोजन के साथ लगभग समान है, तो उस लाइन को हम लोग नीचे उतार देते हैं। इस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर देखते हैं Na मतलब सोडियम, वो फिर लिथियम के जैसा ही है, मतलब हाइड्रोजन और लिथियम के जैसा है, तो फिर उस लाइन को नीचे उतार देते हैं, तो फिर उस प्रकार एक नया लाइन बन जाएगा। ऐसे एक के बाद एक कतारें नीचे आते हुई जाएंगी और एक जैसे तत्वों को एक के नीचे एक रखने से एक टेबल का निर्माण होता है और वही है आधुनिक आवर्त सारणी। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं। ये जो बाएं से दाएं कतारें जा रही हैं, क्षैतिज कतारें, इन कतारों को आवर्त कहते हैं। ये संख्या में 7 हैं और ऊपर से नीचे आने वाली ये जो कतारें हैं ये संख्या में 18 हैं। इन्हें हम लोग वर्ग कहते हैं। अब देखते हैं कि इस आवर्तता का कारण क्या है। क्या कारण है कि एक लाइन में ऊपर से नीचे एक लाइन, मतलब किसी वर्ग में एक जैसे तत्व मिलते हैं। इसका कारण यह है कि किसी निर्दिष्ट वर्ग के तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला ग्रुप है, पहला वर्ग, हाइड्रोजन 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉन सजावट किस प्रकार है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहला कक्ष के कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 1। उसके बाद सोडियम 281, फिर पोटेशियम 2881, फिर रुबिडियम 2, 8, 18, 8, 1। इसी तरह से देखो जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो इस प्रकार है कि सबसे बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और उसके पहले अगर कोई कक्ष है तो वो पूर्ण रूप से कंप्लीट है। तो इस तरह से हम लोगों को ये जानकारी मिली कि सभी के इलेक्ट्रॉन की संरचना एक जैसी है। अब कोई भी परमाणु जब किसी दूसरे परमाणु से प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिक्रिया किस प्रकार करता है, ये निर्भर करता है कि उसमें बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन की सजावट के अनुसार वो प्रतिक्रिया करता है। तो क्योंकि उनके सबके इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, इसीलिए सबके गुण एक जैसे हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुण इसी एक वर्ग में इसलिए एक जैसे होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक एक वर्ग की जो बहुत स्पेशल है। सबसे पहला वर्ग जो है वर्ग नंबर 1, इसे हम लोग कहते हैं क्षारीय धातु। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ के उसके बाद जितने भी तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये क्षारीय धातु हैं। इन सब के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता है 1, मतलब ये 1 क्लोरीन से जुड़ते हैं और ये अत्यंत प्रतिक्रियाशील है, मतलब जल से प्रतिक्रिया करते ही इनमें आग लग जाएगा, जल उठेंगे, विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए इनको हम लोग तेल में डुबा के रखते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको, ये धातु है लेकिन इतने सॉफ्ट है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। और ये विद्युत धनात्मक होते हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके प्लस चार्ज बन जाते हैं। आयन प्लस आयन मतलब धन आयन का निर्माण करते हैं। और ये बहुत अच्छे अवकारक हैं। अवकारक वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। इनका खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है और दूसरे का अवकरण करवाते हैं। और ये विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि ये एक धातु है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्षारीय पार्थिव धातु की। ये वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2 में
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ये सभी तत्व जो हैं ये क्षारीय पार्थिव धातु हैं। क्षारीय हैं, पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए क्षारीय पार्थिव धातु। इनके सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इनकी संयोजकता है 2, मतलब 2 क्लोरीन से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोरीन से जुड़े तो BeCl2, मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़े तो MgCl2, इस तरह से। फिर ये पृथ्वी के क्रस्ट से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के पटल से प्राप्त होते हैं, और ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जब ये प्रतिक्रिया करके जल से प्रतिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो क्षारीय होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। फिर है ये तीव्र अवकारक हैं, और ये भी विद्युत के सुचालक हैं क्योंकि धातु हैं। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर पिंक में और येलो, पिंक और येलो दो तरफ अलग अलग तरह के धातु हैं। एक तरफ धातुई गुण ज़्यादा है पिंक की तरफ, और येलो की तरफ धातुई गुण कम है, उस तरफ अधातु की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो संक्रमण को दर्शा रहा है वो है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12। तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये कठोर धातु होते हैं, रंगीन होते हैं, और परिवर्तनशील संयोजकता है इनकी। परिवर्तनशील संयोजकता का मतलब ये 1 क्लोरीन से भी जुड़ सकते हैं, 2 से भी जुड़ सकते हैं, अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जांपल कॉपर का संयोजकता 1 भी है, 2 भी है, तो वो CuCl भी बन सकता है, CuCl2 भी बन सकता है। लोहा का 2,3 है, मतलब लोहा FeCl2 भी बना सकता है, FeCl3 भी बना सकता है, फेरस भी बन सकता है, और फेरिक आयन भी बन सकता है। नेक्स्ट है इसके अंतिम से पहला जो कक्ष है वो आंशिक रूप से भरा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, थोड़े कम होते हैं। अब फिर हम लोग बात करते हैं भीतरी संक्रमण तत्व की। ध्यान से देखो, एक है लैंथेनाइड्स। क्या है लैंथेनाइड्स? इस जगह को ध्यान से देखो। 56 के बाद डायरेक्ट 71 आ गया, तो बाकी सब तत्व कहाँ गए? यहाँ पर, इस जगह पर ये जो ग्रीन में है, ये जो तत्व हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स देखो 57, 58, 59, 60, 61 से शुरू करके 71 पे ख़त्म हो रहा है, जो कि है यहाँ पर। तो 56 से 71 अगर उसको बीच में डाल देते तो ये जो आवर्त सारणी है ये और लंबा हो जाता, बहुत जगह ले लेता पेज में, इसीलिए हम लोग इसको नीचे उतार दिए हैं। इन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स। ठीक उसी तरह से एक्टिनाइड्स भी होते हैं। एक्टिनाइड्स क्या है वो देखो, उसके नीचे जस्ट 88 के बाद 103 है, तो कहाँ गए बाकी सब? बाकी सब यहाँ पर आए। ये जो जगह है, इस जगह पर 89 से लेकर 102 इन्हें हम लोग कहते हैं एक्टिनाइड्स। और ये भीतरी संक्रमण तत्व हैं, क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर थे। अगर इनको वहीं पर अगर डाल दिया जाता तो टेबल को और लंबा करना पड़ता, जो कि संभव नहीं हो पाता। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हैलोजेंस के बारे में। देखो 17 नंबर वर्ग जो है, इसमें अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनकी संयोजकता है 1, क्योंकि इसके आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि उसके आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इन्हें हम लोग कहते हैं हैलोजेंस। अब हैलोजेंस क्यों कहते हैं? हैलोस का मतलब है सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, ग्रीक अक्षर शब्द है, मतलब इससे लवण बनते हैं, इसीलिए। तो ये अत्यंत प्रतिक्रियाशील है और विद्युत ऋणात्मक है और ऑक्सीकारक पदार्थ है। ये आसानी से दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएंगे, और इसके फलस्वरूप खुद अवकृत होंगे। ये विद्युत कुचालक होते हैं, अधातु हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि वो कौन सा वर्ग है जिसमें तीनों तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। तो वो उत्तर हो जाएगा वर्ग 17 हैलोजेंस। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों हैं गैस, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस होते हैं। फिर आया ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है, और उसके नीचे जो आयोडीन है और बाकी जो दोनों तत्व हैं वो सब सॉलिड है। तो इसी में लिक्विड भी है, गैस भी है और सॉलिड भी है, तो इसीलिए ये वर्ग बहुत स्पेशल हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं निष्क्रिय गैस या सेतु तत्व की।
निष्क्रिय गैस का मतलब आखिरी जो वर्ग है, वर्ग 18, उसके तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो तत्व हैं ये निष्क्रिय गैस है। इनका अंतिम कक्ष जो है संपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे पहले ये हीलियम है, हीलियम में एक ही कक्ष है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन से उसको संतुष्ट हो जाता है, इसीलिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन करके हैं, तो इसका मतलब अंतिम कक्ष संपूर्ण है। उसके बाद इनकी संयोजकता है 0, क्योंकि ये एक भी क्लोरीन से नहीं जुड़ता। उसके बाद ये लगभग किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते, कुछ विशेष परिस्थितियां ही हैं जब ये प्रतिक्रिया करके कुछ और पदार्थ बनाते हैं, वरना ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते, इसीलिए निष्क्रिय है। साधारण तापमान पर ये गैसीय अवस्था में रहते हैं। ये मोनो एटॉमिक है, मतलब जैसे सोचो ऑक्सीजन O2 होता है, मतलब 2 द्विपरमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड त्रिपरमाणु, कार्बन 1, 2 ऑक्सीजन, उसमें 3 परमाणु। लेकिन यहाँ पर जितने भी हैं, यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब में मोनो एटॉमिक है, मतलब एक परमाणु ही है। ये रंगहीन है, गंधहीन है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं प्रतिनिधि तत्वों के बारे में। मेंडलीव के आवर्त सारणी में हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह के वर्ग थे, उपवर्ग थे। एक था उपवर्ग ए और एक था उपवर्ग बी। उपवर्ग ए जितने भी हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से दिए हुए हैं, एक पिंक में और एक येलो में। ये जो उपवर्ग ए हैं 1A, 2A, फिर 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, इनको हम लोग प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष में, कि दोष क्या था वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग उसका समाधान भी देख लेंगे कि कैसे इस टेबल में समाधान किया गया है। सबसे पहले ये हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, कि कहीं कहीं पर अधिक परमाणु भार वाला तत्व आवर्त सारणी में पहले रखना पड़ा था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये पहले हम लोगों ने देखा था। देखो यहाँ आर्गन और पोटेशियम में आर्गन, इसका जो परमाणु भार है वो अधिक है लेकिन पहले आ गया। उसी तरह से कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट जो है उसका परमाणु भार अधिक है लेकिन वो भी पहले आ गया, हालांकि बाद में आना चाहिए था। इसका समाधान क्या हुआ? समाधान ये हुआ कि जब उनको सजाया गया परमाणु संख्या के अनुसार तब ऐसी कोई असुविधा नहीं हुई, तब यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। देखो आर्गन 18 पे है और पोटेशियम 19 पे, तो जो छोटा है वो पहले है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से नेक्स्ट देखो कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट हालांकि उसका परमाणु भार अधिक है लेकिन परमाणु संख्या कम है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, कम संख्या वाला पहले आया, अधिक संख्या वाला बाद में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दोष क्या था कि समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं था। मेंडलीव के आवर्त सारणी में सजाया जा रहा था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों समस्थानिक को 3 अलग अलग जगह रखना था। लेकिन इसका समाधान यहाँ पे इस तरह से आया, क्योंकि इन तीनों का परमाणु संख्या एक ही है। हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 1H1, 1H2, 1H3, तीनों का ही परमाणु संख्या 1 है, इसीलिए तीनों एक ही जगह पर फिट हो जाते हैं, इसीलिए कोई अलग से स्थान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया था। देखो उपवर्ग ए, उपवर्ग बी एक साथ रखा गया, पोटेशियम और कॉपर। फिर देखो कैल्शियम और जिंक एकदम अलग तरीके के हैं, फिर भी एक साथ रखा गया था, हालांकि उपवर्ग ए और बी है। लेकिन इसका समाधान किस तरह से हुआ? देखो ये दोनों एकदम अलग अलग जगह पे हैं। देखो पोटेशियम और जिंक एकदम अलग अलग जगह, कैल्शियम और जिंक एकदम अलग अलग जगह, पोटेशियम और कॉपर अलग जगह, कैल्शियम और जिंक अलग जगह। तो इस तरह से हम लोग सभी समस्याओं का लगभग समाधान कर चुके हैं। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी का बहुत ही बेहतर तरीके से समाधान किया गया मोज़ले के द्वारा, इसीलिए इसी आवर्त सारणी का आजकल उपयोग होता है। और इसके कुछ और पहलू हैं जिनके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।